हेलो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फिजिक्स के वीडियो लेक्चर की इस सीरीज़ की पिछले लेक्चर में हमने बात की थी अल्फ़ा स्कैटरिंग का गाइगर मोर्सडन का एक्सपेरिमेंट, और उस गाइगर मोर्सडन के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूज़न निकाले। अल्फ़ा स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट गाइगर मोर्सडन ने जो किया था उसके बेसिस पे जो कंक्लूज़न निकले, वहाँ से रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में बताया था कि न्यूक्लियस है वो एटम के सेंटर में, जैसे ये कोई एटम होगा तो एटम के सेंटर में एक ऐसा पार्ट होगा जिसमें पूरे एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर्ड होगा और उसका ऑलमोस्ट मास सेंटर्ड होगा, उसको न्यूक्लियस कहा था। और ये बताया था कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब आगे की क्लासों में हम न्यूक्लियस की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर साइज यानी नाभिक की साइज का होता है, उसका जो डिटर्मिनेशन है वो कैसे किया गया था। तो न्यूक्लियर साइज का जो डिटर्मिनेशन है वो उसी अल्फा स्कैटरिंग के एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया गया था। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से ये आइडिया लगाया गया कि न्यूक्लियस की जो साइज है वो अप्रोक्सीमेटली क्या हो सकती है। तो अल्फा स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट जो गाइगर और मोर्सडन ने किया था, उस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में देखो, जैसे सपोज ये न्यूक्लियस, इस पर अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट कर रहे हैं। अल्फा पार्टिकल जैसे सपोज न्यूक्लियस, यहाँ कोई अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट करूँ मैं, अल्फा पार्टिकल यहाँ भी इंसिडेंट हो सकता है। ऐसे सपोज ये अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट हो रहे हैं अलग अलग। अल्फा पार्टिकल की इंसिडेंट डायरेक्शन और इस न्यूक्लियस वाली डायरेक्शन के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको हम स्मॉल बी कहते हैं, और इस बी को कहा जाता है इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर, इसका मतलब जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के बिल्कुल सीध में जाएगा तो उसके लिए तो बी क्या होगा, 0, और जो जितनी दूर से जाएगा उसके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर का मान उतना ही ज़्यादा हो। तो यहाँ जो आपने गाइगर मोर्सडन के एक्सपेरिमेंट में ग्राफ प्लॉट किया था, वहाँ ये देखा था इस टाइप का एक ग्राफ आ रहा था, एन थीटा और थीटा के बीच में इस टाइप का ग्राफ आ रहा था। ये थीटा हमने कहा था स्कैटरिंग एंगल, एन थीटा उस पर्टिकुलर एंगल पे स्कैटर्ड होने वाले अल्फा पार्टिकल्स। तो ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि थीटा की कम वैल्यूज के लिए स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल ज़्यादा हैं, और जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है ये क्या हो रहे हैं, डिक्रीज। यानी ये कह सकते हैं इस ग्राफ के बेसिस से ऐसा कहा जा सकता है कि ज़्यादा एंगल पर स्कैटर्ड होने वाले अल्फा पार्टिकल्स की संख्या क्या है, कम है। या ऐसे कह दूं कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स कम एंगल से स्कैटर्ड होते हैं। अब उसी स्कैटरिंग सिस्टम को अगर रिप्रेजेंट करें, देखो ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से जो अल्फा पार्टिकल ज़्यादा दूर से जाएंगे वो तो ऑलमोस्ट सीधे ही पास हो जाएंगे। जो अल्फा पार्टिकल ज़्यादा डिस्टेंस से जाएंगे वो तो ऑलमोस्ट सीधे ही गुजर जाएंगे। जैसे जैसे नज़दीक आते जाएंगे इन अल्फा पार्टिकल्स में डेविएशन आता जाएगा। जैसे डेविएशन आ रहा है इसमें, अब देखो ये इनिशियल डायरेक्शन हो गई, ये फाइनल डायरेक्शन हो गई, इसके बीच का ये जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग एंगल। फिर जैसे जैसे और नज़दीक आते जाएंगे इस स्कैटरिंग एंगल का मान बढ़ता जाएगा। ऐसे तो जैसे जैसे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बी का मान कम होता जाएगा, ये जो स्कैटरिंग एंगल है उसका मान बढ़ता जाएगा इस टाइप से। तो देखो यहां से ये शो हो रहा है कि जो बहुत दूर वाले हैं वो तो सीधे ही पास हो रहे थे, फिर कुछ है वो कम एंगल से डेविएट हो रहे थे। तो वो ग्राफ यही शो कर रहा था कि ज़्यादातर है वो कम एंगल से डेविएट हो रहे हैं।
फिर जैसे जैसे पास ला रहे हैं तो कुछ ऐसे भी मिल रहे हैं जो 90 से ज़्यादा से भी क्या हो रहे हैं, स्केटर्ड हो रहे हैं। वहाँ बताया था कि इनकी जो संख्या बहुत ही कम होती है, अराउंड 8000 में से एक होगा। फिर जो बिल्कुल सिद्ध में जाएगा उसके बारे में भी यहाँ ये बताया था कि जो बिल्कुल सिद्ध में जाएगा वो वापस उसी डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी वो 180 डिग्री पर स्केटर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो जिसके लिए यानी ये अल्फा पार्टिकल मानूं मैं, इसकी बात कर रहा हूँ, ये अल्फा पार्टिकल, तो इस अल्फा पार्टिकल के लिए इम्पैक्ट पैरामीटर बी का मान क्या हो गया, 0, और ये अल्फा पार्टिकल है वो 180 डिग्री पर होगा स्केटर्ड। अब न्यूक्लियस साइज का डिटर्मिनेशन करना है तो न्यूक्लियस साइज के डिटर्मिनेशन के लिए इस अल्फा पार्टिकल को यूज किया गया। क्यों? क्योंकि यही जो अल्फा पार्टिकल है वो न्यूक्लियस की बिल्कुल सीध में जा रहा है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा पास में ये जा सकता है। बाकी जो अल्फा पार्टिकल जितने दूर हैं वो तो और दूर से जा रहे हैं। तो न्यूक्लियर साइज के कैलकुलेशन के लिए उस अल्फा पार्टिकल को कंसिडर किया गया जिसका इम्पैक्ट पैरामीटर बी क्या था, 0। बी जिसका 0 होगा उसका स्कैटरिंग एंगल थीटा वो था 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो इससे न्यूक्लियर साइज की कैलकुलेशन किस प्रकार की गई। ये मान लिया न्यूक्लियस है, ये अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीध में इंसिडेंट हो रहा है, अल्फा पार्टिकल विथ इम्पैक्ट पैरामीटर बी इज इक्वल टू 0। इनिशियली अल्फा पार्टिकल इससे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो अल्फा पार्टिकल की सारी जो एनर्जी है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज होता है। जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की ओर अप्रोच होगा, अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन होगा। यानी न्यूक्लियर साइज के कैलकुलेशन के लिए रदरफोर्ड ने ऐसा कंसिडर किया कि अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन में कूलम्ब जो फोर्स है वो अप्लीकेबल होगा। यानी दोनों के बीच में फोर्स F जो लगेगा वो K Q1 Q2 अपॉन R², इस फॉर्मूले से दिया जाएगा, कूलम्ब फॉर्मूले से। तो जैसे जैसे ये अल्फा पार्टिकल इसकी ओर अप्रोच होगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस कम होगी, डिस्टेंस कम होती जाएगी, तो कम होगी डिस्टेंस तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ेगा। फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो इन अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे ये पास आएगा, एक सिचुएशन ऐसी आएगी या एक डिस्टेंस ऐसी होगी कि इस अल्फा पार्टिकल की सारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, इसका मतलब अब वो अल्फा पार्टिकल और आगे मूव नहीं कर पाएगा। फिर कूलम्ब जो रिपल्सन लग रहा है इस पोजीशन पे मैक्सिमम हो गया तो ये रिपेल होगा और वापस उसी डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये वो मिनिमम डिस्टेंस है जो इस अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच की हो सकती है। इसको जैसे मैं एक्स नोट नाम दे दूं, इसको कहा जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी वो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के इससे ज़्यादा नज़दीक नहीं जा सकता। अब न्यूक्लियस इन जनरल किसी भी न्यूक्लियस का लिया जा सकता है, लेकिन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो था गाइगर मोर्सन का, उन्होंने AU का न्यूक्लियस लिया था, कंपैरेटिवली हैवी होता है, इसके लिए Z जो था वो था 79। ठीक है, अब ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हम कैलकुलेट करते हैं। ये कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, क्योंकि पहले जब ये यहाँ था तो सारी एनर्जी काइनेटिक थी, यहाँ हो गया तो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल में। तो उसके बेसिस पे हम एनर्जी कंजर्वेशन फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन
एनर्जी कंजर्वेशन से हम कह देंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस एट एक्स नोट। इस पोजीशन पे इन दोनों के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ ये काइनेटिक एनर्जी दोनों आपस में क्या होंगी, सेम। काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख दूँ 1/2 m v0² लिख दूँ। मान लिया मैंने अल्फा पार्टिकल का मास है वो m है और इनिशियल वो v0 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। फिर पोटेंशियल एनर्जी, दो चार्ज की सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी U को हम लिखते हैं K Q1 Q2 अपॉन R। तो हो जाएगा K Q1 हो जाएगा अल्फा पार्टिकल का चार्ज, अल्फा पार्टिकल का चार्ज प्लस का 2e। फिर Q2 न्यूक्लियस का चार्ज हो जाएगा प्लस का Zd अपॉन डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस इस समय एक्स नोट। तो यहाँ से एक्स नोट होगा 2kz। z हमने कहा था AU के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं 79 इंटू E² अपॉन 1/2 m v0²। इसका मतलब इस फॉर्मूले की हेल्प से देखो K कांस्टेंट है, E की वैल्यू अपने को पता है। अगर अल्फा पार्टिकल जो इंसिडेंट हमने किया उसकी काइनेटिक एनर्जी का मान अपने को पता हो तो उसके बेसिस पे हम एक्स नोट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ, ऐसा मान लेता हूँ लेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 1/2 m v0² है। मान लिया मैंने 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या जूल में कन्वर्ट करूँ तो इसको लिख दूँ 5 10⁻⁶ और ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, यानी 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। ये वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एक्स नोट 2 इंटू K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, क्योंकि पता है आपको होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। इस K की वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। K की वैल्यू पुट कर दिया आपने इंटू 79, फिर E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन काइनेटिक एनर्जी 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 4.55 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। अगर आपने अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कंसिडर की है तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू आ रही है 4.55 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। इट मीन्स अगर आप काइनेटिक एनर्जी जैसे 5 मान लिया, 8 मान लिया, 10 मान लिया, इसके ऑर्डर की आप कंसिडर करोगे तो ये जो एक्स नोट की वैल्यू है वो 10⁻⁻14 मीटर के ऑर्डर की आएगी। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल है वो न्यूक्लियस से इतनी डिस्टेंस पे रहेगा, मतलब 10⁻⁻14 मीटर जो डिस्टेंस है उससे ज़्यादा वो न्यूक्लियस के नज़दीक नहीं जा पाएगा। इसको हमने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहा है। तो इसी के बेसिस पे उन्होंने बताया कि जो न्यूक्लियस की साइज है वो इससे कुछ क्या हो सकती है, कम हो सकती है। यानी ऐसा कह सकते हैं कि न्यूक्लियस की साइज है वो अराउंड 10⁻⁻14 मीटर के ऑर्डर की होती है। ठीक है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को जब लाइट न्यूक्लियाई जैसे
फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लूँ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के लिए परफॉर्म किया गया और ऑब्जर्व किया गया एट स्कैटरिंग एंगल थीटा अराउंड 135 पे ऑब्जर्व किया गया, तो उस केस में थ्योरेटिकली और इस एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट आ रहे थे वो मिसमैच हो रहे थे, वो सेम नहीं आ रहे थे। तो उसका कंक्लूजन ये निकाला कि इस केस में जब हमने अल्फा पार्टिकल को किसी लाइट न्यूक्लियाई की ओर इंसिडेंट किया है, तो उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वहाँ अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में कूलम्ब रिपल्सन के अलावा कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करे। यानी जब अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस इस ऑर्डर की हो, 10⁻⁻14 मीटर के ऑर्डर की हो जाए, तो कूलम्ब फोर्स ऑफ रिपल्सन के अलावा वहाँ कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करे, और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही इस डेविएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि उसी के कारण जो रिजल्ट आ रहा है थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटल वो सेम नहीं आ रहा है। इट मीन्स अगर अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करें, जैसे पोटेंशियल एनर्जी को मैं डिस्टेंस के अगेंस्ट प्लॉट करूं, पोटेंशियल एनर्जी और ये डिस्टेंस, इसको मान लूँ मैं r। सपोज ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हम कह रहे हैं उससे थोड़ी सी कम वाली, मतलब थोड़ा इधर हो गई, जिसको हमने न्यूक्लियर साइज कहा है, उसको मैं लिख रहा हूँ RC लिख दूँ। अब इससे जब इधर की बात होगी तब तो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल जो रिजल्ट आ रहे हैं वो एक जैसे ही आ रहे हैं। इसका मतलब वहाँ तो कूलम्ब का जो फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल है, वो एप्लीकेबल है। इसका मतलब इस केस के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा K Q1 Q2 अपॉन R, तो यू हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू 1/r। इसका मतलब इस रीजन में पोटेंशियल एनर्जी है वो ऐसे दी जाएगी, u प्रोपोर्शनल टू 1/r। लेकिन हम कह रहे हैं कि जब डिस्टेंस इससे कम हो जाएगी तो वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ होगा, तो इसका मतलब वहाँ पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव हो जाएगी। सपोज ऐसा कंसिडर कर लेता हूँ मैं कि वहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ये होगी, तो ये जो RC है उसको कहा जाएगा न्यूक्लियर साइज। इसका मतलब इससे कम वैल्यूज के लिए अगर R लेस देन RC हो गया, इसका मतलब वहाँ एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और उसको कहा जाएगा न्यूक्लियर फोर्स। जबकि R ग्रेटर देन RC हो गया, उस केस में अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में कूलम्ब फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी वो R की क्या होगी, एंटी प्रोपोर्शनल। ठीक है, इस प्रकार अगर इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे या न्यूक्लियर साइज वाली पोजीशन पे हम अगर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करें, पोटेंशियल एनर्जी एट R इज इक्वल टू RC, तो वो दी जाएगी इज इक्वल टू K Q1 प्लस 2E Q2 प्लस ZE अपॉन R, डिस्टेंस क्या हो जाएगा RC। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर साइज वाली पोजीशन जो है उस पे इस सिस्टम की क्या कैलकुलेट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। फिर ये आपने पढ़ा होगा कि जो न्यूक्लियर रेडियस है उसका फॉर्मूला हम ऐसे डिफाइन करते हैं, R इज इक्वल टू R0 a रेज़ टू पावर 1/3। ए हो जाएगा उस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के लिए मास नंबर हो जाएगा। ये R0 कोई कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू अराउंड 1.2 to 1.5 फर्मी के आसपास होती है। इट मीन्स कंक्लूजन ये निकला कि न्यूक्लियस की जो साइज है वो अराउंड 10⁻⁻14 मीटर के ऑर्डर की होती है।
ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। हमने ये बता दिया कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल होगा, प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज होगा, यानी न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होगा उसके बारे में फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए जैसे हमने साइज कैलकुलेट करने के लिए अल्फा पार्टिकल काम में लिया है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट यूज किया है, तो क्वेश्चन ये है कि न्यूक्लियस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम यूज तो स्कैटरिंग करेंगे, लेकिन कौन सा पार्टिकल यूज करेंगे उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।